आपको डाइट एक्सपर्ट बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आज से 9-10 साल पहले मुझे एक बैक इंजरी हुआ था और मेरी कंडीशन इतनी मेजर थी कि मैं अपने आप से मूव भी नहीं कर सकती थी। उसका सोल्यूशन डॉक्टर्स के हिसाब से ऑपरेशन ही है, बट उस टाइम मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती। तो मुझे अलग अलग जगह पर जाकर ये समझ में आया कि जिन चीजों का इलाज डॉक्टर्स नहीं कर सकते, उससे भी ऊपर कुछ चीजें होती है। क्या घी सच में बहुत ज़्यादा हेल्थी है या हार्ट अटैक का रीज़न है? जो घी है, अगर हम उसकी एक मिनिमम क्वांटिटी समझ लें, जैसे अगर आप 20 से 25 ग्राम खा लो तो घी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर भी आते हैं मार्केट में, वो सही है लेना? देखिए, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के लिए पैकेट्स की लेबल को रीड करना अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉन्ग रन में उनके भी कुछ बैड इफेक्ट्स पाए गए हैं। कुछ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज है जो अपने सोडा को जीरो या डाइट बोल के बेच रहे हैं, तो क्या उनमें वाकई में जीरो शुगर है? कोई भी चीज आपको एनर्जी दे तो उसमें ग्लूकोज कंटेंट होगा ही होगा, शुगर होगा ही होगा। मैम, आजकल है ना, हेयर फॉल का इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा क्या है जो लेडीज खा रही है और मेंस नहीं खा रहे? हिमानी जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे शो पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैम, आपको डाइट एक्सपर्ट बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो अमन जी, आज से 9-10 साल पहले मुझे एक बैक इंजरी हुआ था, जिसमें मेरी L4 L5 S1 स्लिप डिस्क हुआ था और मेरी कंडीशन इतनी मेजर थी कि मैं अपने आप से मूव भी नहीं कर सकती थी। 2 लोगों को मुझे बिठा के करवट दिलवानी पड़ती थी, तो वो एक बड़ा टफ टाइम था मेरे लिए, जिस टाइम में मैंने 1 साल सफ़र किया इस कंडीशन में। और मैं लोकल ही नहीं, दिल्ली और बड़े-बड़े डॉक्टर्स के पास मैंने विज़िट किया और मुझे पता लगा कि मेरी प्रॉब्लम का, जिस स्टेज पे मेरी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन डॉक्टर्स के हिसाब से ऑपरेशन ही है। बट उस टाइम मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती, मेरे कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से। तो मुझे एक वुमेन्स हॉस्पिटल में, SM टूली है, इंडिया के टॉप 7 डॉक्टर्स में से, स्पाइन जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो उनमें से एक है। उन्होंने मुझे इस बात के लिए मोटिवेट किया कि अगर आप चाहो तो आप इस कंडीशन को खुद रिकवर कर सकते हो। तो मुझे अलग अलग जगह पर जाकर ये समझ में आया कि जिन चीज़ों का इलाज डॉक्टर्स नहीं कर सकते, मेडिसिन्स नहीं कर सकती, उससे भी ऊपर कुछ चीज़ें होती है। अगर हम अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लें, तो हम अपनी बॉडी पर अगर काम करें, तो हमारा बोन, हमारी मसल्स वो फिर से कोऑपरेट करती है, पहले से अच्छी हो जाती है और आप फिर से एक हेल्दी बॉडी अचीव कर सकते हो। तो अमन जी, मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैंने कोई ऑपरेट नहीं करवाया। आज 10 साल हो गए। जो बच्चा मेरा उस टाइम 8 महीने का था, जिसे मैं उठा नहीं सकती थी, आज वो 10 साल का है, मैं उसे गोद में उठा सकती हूँ, मैं गाड़ी ड्राइव कर सकती हूँ और मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैम, सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं, लोग सबसे कॉमन क्या मिस्टेक करते हैं अपनी डाइट में? लोग वही मिस्टेक करते हैं जो शायद कभी मैंने की होगी। लोग जर्नली एक कंफर्ट लाइफ जीना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास सारे साधन हैं, सब रिसोर्सेज है, अच्छा पैसा है, तो वो एक आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं। बट ये शरीर है ना, गॉड ने बैठने के लिए बनाया ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उन्हें कंफर्ट ईटिंग करनी है और सिटिंग करनी है और अपना रूटीन का काम करना है। तो इस सिचुएशन में वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी को भूल जाते हैं, जिससे उनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, उनका मन कर रहा है तो वो खा रहे हैं, मन कर रहा है तो वो बाहर से मंगवा रहे हैं। आजकल तो घरों पे आपको पता ही है, कुछ ऐप्स के थ्रू डिलीवरी होने लगी है। तो लोग अगर 12 बजे तक टीवी देख रहे हैं, तो वो 12 बजे तक भी ऑर्डर करके खा रहे हैं। तो इस तरीके से ये सब सिचुएशंस सब मर्ज होके जो लाइफस्टाइल ख़राब हो रहा है, उसकी वजह से ओबेसिटी, या मैं कह सकती हूँ कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम बढ़ रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी गलती है कि हम ये सोच रहे हैं कि कंफर्ट जीवन हमारा पहला राइट है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि एक अच्छा डाइट प्लान बहुत ज़्यादा लाइफ को पे इम्पैक्ट डालता है। तो आपके हिसाब से एक सही डाइट सीक्वेंस क्या होगा? देखिए, जो डाइट सीक्वेंस है वो वैसे सेकंड थिंग है। फर्स्ट थिंग है कि आपकी डाइट में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स, फाइबर, कार्ब्स, प्रोटीन, यानी कि जो इंडियन कंप्लीट थाली होती है वो ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आती है मील सीक्वेंसिंग, यानी कि जो थाली मेरे सामने रखी हुई है, मुझे उसको खाना कैसे है। जैसे बेसिकली हम क्या करते हैं, हमने रोटी ली, सब्ज़ी पे लगाई और खानी शुरू कर दी। हमारे पास उस प्लेट में सैलेड भी है, ग्रीन वेजिटेबल्स भी है, दाल चना राजमा यानी कि प्रोटीन भी है, और कार्ब्स यानी कि रोटी या राइस भी है। तो हमें मील सीक्वेंसिंग में क्या करना चाहिए, हमें पहले अपनी डाइट को सब्ज़ी से
या फिर सैलेड से शुरू करना चाहिए। इससे क्या होता है, स्टमक में पहले फाइबर चला जाएगा, फाइबर स्पेस ज़्यादा ले लेता है, तो सटाइटी लेवल आपके अच्छे हो जाते हैं, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ नहीं होता। फिर आपको थोड़ा प्रोटीन खाना चाहिए, यानी कि 3-4 चम्मच आप अपना दाल या चना या राजमा खा लो, पनीर खा लो। उसके बाद आप अपना रोटी सब्ज़ी से शुरू इसकी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मील सीक्वेंसिंग से जो आपका स्टमक है वो जल्दी फिल होगा, आप ओवर ईटिंग की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा कार्ब ज़्यादा क्रेविंग की तरफ लेके जाता है। तो इस तरह से मील सीक्वेंसिंग बिल्कुल आपकी हेल्प करती है, बट द प्रायोरिटी शुड बी कि आपकी थाली कंप्लीट थाली होनी चाहिए, जो कि आजकल लोग बहुत लैक कर रहे हैं इस चीज़ में। फाइबर तो बिल्कुल लेते ही नहीं है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं, वो बोलते हैं कि मैम खीरा टमाटर ये सब तो हमें अच्छा ही नहीं लगता। तो मैं उन्हें यही बात समझाने की कोशिश करती हूँ कि टेस्ट के लिए अगर आप इस चीज़ को खा रहे हैं तो उस चीज़ को आप साइड में रख दीजिए। आप इसको इस तरह से लीजिए कि ये मेरी बॉडी की पहली ज़रूरत है, तो तब आप उसको खाना शुरू करेंगे और टेस्ट बड तो हम जनरेट कर सकते हैं। अगर किसी एक चीज़ का आपका टेस्ट बड नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको खा नहीं सकते, टेस्ट बड को आप जनरेट कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग जो ब्रेकफास्ट में है ना, चाय दूध के साथ रोटी सब्जी ले रहे हैं, तो क्या ये सही तरीका है? अगर मैं बेसिकली इंडिया की बात करूं तो हाँ, हमारे घर में भी बचपन में हमने रोटी सब्ज़ी और दूध साथ में लिया है। तो इसको हम दो चीज़ों में समझ सकते हैं। अगर एक हेल्दी पर्सन है जिसको कोई अनीमिया नहीं है, तो अगर वो रोटी सब्ज़ी और दूध लेता है तो इट्स अ यस, वो ले सकता है, उससे उसे कैल्शियम मिलेगा। अगर कोई सब्ज़ी है जिसमें आयरन है या प्रोटीन है वो मिलेगा। रोटी से कार्ब्स, प्रोटीन एंड फाइबर सब मिलता है, तो वो इस तरह से इस कॉम्बिनेशन में खाने को खा सकता है, अगर उसे डाइजेशन इशू नहीं है या एसिडिटी नहीं होती है तो। सेकेंडली, अगर कोई पर्सन या कोई लेडी या कोई बच्चा जिनकी ज़्यादा चांसेस होते हैं एनीमिक होने के, या कोई पर्सन आयरन सप्लीमेंट ले रहा है, तो मैं उसके लिए कहूँगी कि उन्हें ये कॉम्बिनेशन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो कैल्शियम जो कि हमें दूध से मिलेगा वो आयरन के ऑब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ऐसे में हमें गैप में खाना चाहिए, यानी कि हमें कैल्शियम की चीज़ों को और आयरन की चीज़ों को कम से कम 1 घंटे के गैप में लेना चाहिए। और आयरन के बेटर ऑब्जॉर्प्शन के लिए उसके साथ विटामिन सी लेनी चाहिए। यानी कि हम इंडियन डाइट से जो भी हम दाल चना राजमा से प्रोटीन खाते हैं, तो मोस्टली सोशल मीडिया पे भी ये बड़ा फेमस है कि ये तो कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता। तो हम इसे कॉम्बिनेशन से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप राइस राजमा अगर खाते हो तो वो कंप्लीट प्रोटीन बनाने की हम कोशिश करते हैं। मिल्क अपने आप में एक कंप्लीट प्रोटीन है, तो अगर मिल्क अपने आप में एक कंप्लीट प्रोटीन है, लेकिन अगर उससे हमारा आयरन ऑब्जॉर्प्शन रुक रहा है तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए, हमें उसे गैप में लेना ही हमारे लिए सही रहता है। और आजकल डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि मिल्क जो है, मिल्क से लैक्टो इंटॉलरेंस हो रहा है इंडिया में, तो क्या ये सही है? हाँ मंजी, लैक्टोज इंटॉलरेंट होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और ये इंडिया में ही नहीं है, हमारे बहुत सारे क्लाइंट जो बाहर के होते हैं उनके साथ भी ये इश्यूज़ है। और जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं वो अनईजी रहते हैं, उनको गैस्ट्राइटिस होना और ब्लोटिंग होने के इशू, जैसे वो दूध लेते हैं या दूध से बनी हुई चीज़ें लेते हैं, उनको ब्लोटिंग के इश्यूज़ बहुत बढ़ जाते हैं। इससे वो हर वक्त डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी सफ़र करने लगती है। तो ऐसा नहीं है कि हम दूध नहीं लेंगे तो कैल्शियम पूरा ही नहीं होगा। देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स जिससे कि हम अपना डेली इनटेक ऑफ कैल्शियम पूरा कर सकते हैं। तो अगर एक पर्सन का डायग्नोज हो जाता है कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि उसे कंप्लीट लाइफ बंद कर देना चाहिए, लेकिन एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उसे बंद करके देखना चाहिए कि क्या उसके सिम्टम्स इम्प्रूव हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो वो बाद में एलिमिनेशन डाइट से इंट्रोडक्टरी डाइट की तरफ कभी जा सकता है, क्योंकि बॉडी खुद भी रिकवर करती है। सेकेंडली, कभी कभी क्या होता है, किसी किसी इंसान को दूध नहीं पचता, लेकिन उसकी फर्मेंटाइज्ड फॉर्म जैसे कि कर्ड, पनीर, वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो प्रोटीन और कैल्शियम तो हम वहाँ से भी ले सकते हैं। तो आपको अपनी बॉडी को सुनना चाहिए, आपकी बॉडी आपको हर चीज़ के लिए सिग्नल करती है। तो अगर आपकी बॉडी आपको बता रही है कि आपने कोई चीज़ ली, उसकी वजह से आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, आपने लिया और आप वॉशरूम की तरफ भाग रहे हो, बहुत ही ख़राब है, मतलब आपकी बॉडी उसको ले ही नहीं रही है। और अगर आपको बहुत इनडाइजेशन हो रही है, आप बहुत हेवीनेस फील कर रहे हो, तो मतलब आपकी बॉडी में वो एंजाइम ही नहीं है जो दूध के प्रोटीन को पचा सकता है। तो ऐसे में मैं नहीं मानती कि दूध लेना सही रहेगा, क्योंकि इससे बाकी चीज़ों की ऑब्जॉर्प्शन भी ख़राब हो जाएगी और बॉडी एक इम्बैलेंस स्टेट में आ जाएगी। जो लैक्टो इंटॉलरेंस है भी अगर,
लेकिन जो ये दही है, लस्सी है, प्रोबायोटिक फूड है जो, वो लेना सेफ है। अगर आपको सूट करता है तो वो सेफ़ है। कुछ लोग ऐसे भी है, कुछ लोगों की कैटेगरी ऐसी भी है जिन्हें वो भी सूट नहीं करता। तो फिर उस केस में हमें उनका वो भी एक बार बंद करवाना पड़ता है, ताकि स्टमक को टाइम मिले रिकवर करने के लिए। ये वैसा ही है जैसे आपके हाथ पर एक चोट लग गई और एक बड़ा-सा घाव बन गया। अगर मैं उस घाव पर रोज़ एक रिजिड या एक खरोंच लगाती रहूँगी, तो क्या वो घाव कभी भर पाएगा? नहीं ना। तो ऐसे ही अगर स्टमक में किसी चीज़ से इरिटेशन हो रही है, बाउल मूवमेंट इरिटेट हो रहा है, तो अगर हम ऊपर से उसकी सप्लाई बंद करेंगे तो हमारी बॉडी खुद से भी हील करती है बिना किसी मेडिसिन के। स्टमक को टाइम मिलेगा, इरिटेंट्स ऊपर से आ नहीं रहे हैं, तो उसकी जो लाइनिंग है वो अपने आप भी रिकवर हो जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हमें परेशान कर रही है हम उन्हीं का इंटेक बढ़ाते रहें। और डेली जो लोग स्टफ़ पराठा खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन है? डेली खाना चाहिए? हाँ, देखिए स्टफ़ चपाती बहुत पसंद की जाती है, मैं पर्सनली भी बहुत पसंद करती हूँ, बट स्टफ़ पराठा खाना ज़रूरी नहीं है। अगर एक पर्सन वेट गेन करना चाहता है और उसे कोई डाइजेशन इश्यू नहीं है, वो खा सकता है। आप और मेरे जैसे लोग फिर भी खा सकते हैं। लेकिन अगर किसी का जो टारगेट है वो वेट लॉस है या हाई कोलेस्ट्रॉल है किसी को, तो मैं कहूँगी एक बहुत ही ईज़ी सा तरीका होता है, रोटी में आप अपनी वेजिटेबल स्टफ़ कर लो आटे में, उसको सेम प्रोसीजर से बनाएँ, लेकिन तवे पर उस पर घी अप्लाई ना करें, यानी कि उसको फ्राइड फॉर्म में कन्वर्ट मत करें। उसको तवे पर जब उसका आउटर शेल थोड़ा हार्ड हो जाए, तो उसको गैस पर सेक कर फिर आप उस पर आपकी जो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ घी है, चाहे वो बटर है, वो उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, तो आपको घर बैठे ही ढाबा स्टाइल तंदूरी पराठा मिल जाएगा। ओके। अभी मैं जैसे कि मैं डेली मॉर्निंग में है ना, सूजी और आलू मिक्स करके हमारे घर पे परोंठा बनता है, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। क्या? लेकिन वही है कि इंडिया में हम हर चीज़ जो खाते हैं ना वो हाई कार्ब्स होती है। आलू में स्टार्च होता है, सूजी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ व्हीट, तो उसमें भी कार्ब्स होते हैं। तो अगेन हम लोग सुबह उठते ही जो ब्रेकफास्ट करते हैं वो हाई कार्ब कर लेते हैं। तो होता क्या है, अगर हम शुरुआत ही दिन की कार्ब्स से कर रहे हैं और वो भी जिसमें हमने कोई भी प्रोटीन ऐड नहीं किया है, तो पूरा दिन हमें कार्ब्स की ही क्रेविंग होगी। मतलब बॉडी एंड में अगर ज़्यादा कार्ब खाएँगे तो वो कार्ब ही माँगेगी। तो बाद में भी आपको रोटी की क्रेविंग रहेगी। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं रोटी के बिना तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी जो जो डाइट है, उनका मेन सोर्स ही कार्बोहाइड्रेट होता है। इसीलिए क्रेविंग भी कार्बोहाइड्रेट की रहती है। हाँ, मुझे लगता नहीं है कि इंडियन इंडियन थाली में प्रोटीन तो कहीं पे दिखता नहीं है। हाँ, देखिए इंडियन थाली में प्रोटीन है, लेकिन हमने है ना उसको अपनी आदतों और अपने कंफर्ट के हिसाब से है ना इस तरह से बना लिया है, क्योंकि हर कोई है ना क्विक फूड चाहता है। जैसे कि ऑर्डर कर दिया आ गया, बनाना ना पड़े। और आजकल तो जैसे जैसे मॉडर्न ईरा आ रहा है, तो कोई भी कुक करना ही नहीं चाहता। जैसे क्लाउड किचन का कंसेप्ट आ गया है बड़ी सिटीज़ में, तो आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाना चाहिए ना। तो ऐसे में हमारे पास टाइम ही नहीं है कि मैं ये सोच सकूं कि मेरी थाली कंप्लीट है कि नहीं है, क्योंकि सब जल्दी में रहते हैं, जल्दी में ही खाना खाते हैं, है ना। तो अगर हम इंडियन थाली में भी चाहें तो हम प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं, और जो लोग एगिटेरियन हैं वो भी एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन खा सकते हैं। बॉडी को डेली प्रोटीन कितना चाहिए? देखिए जनरल जो गाइडलाइन होती है अकॉर्डिंग टू आरडीए, एक पर्सन को 0.8 ग्राम ऑफ पर केजी वेट प्रोटीन चाहिए होता है। लेट्स से कि आपका वेट 60 केजी है, तो 0.8 ग्राम ऑफ पर केजी ऑफ वेट में प्रोटीन चाहिए आपको। तो आपको 48 से 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। जी। तो वैसे प्रोटीन अगर आप चाहेंगे और आप ध्यान दें अपने तीनों टाइम के मील पर, तो आपको करना क्या है, आपको तीनों टाइम के मील में प्रोटीन ऐड करना है। तो आप सुबह मूंग दाल चीला ले लो, बेसन चीला ले लो, ठीक है। दिन में राइस राजमा एक कॉम्बिनेशन बना लो, या फिर आप उसके साथ थोड़ी पनीर भुजी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इवनिंग में स्नैक्स में एक बाउल स्प्राउट्स खा लो, नहीं तो 2 से 3 एग खा लो, ठीक है। और रात में अगर आप हल्के खाने की तरफ जाते हैं तो खिचड़ी इज़ अ परफेक्ट मील। उसमें आपको कार्ब्स भी मिलता है और आपको दाल भी मिलता है। लेकिन जनरली लोग क्या रेशो फॉलो करते हैं इसके लिए, वो 3/4 पोर्शन ऑफ राइस लेते हैं और 1/4 पोर्शन ऑफ दाल लेते हैं। तो मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि आपको हाफ पोर्शन ऑफ दाल और हाफ पोर्शन ऑफ राइस लेना चाहिए। ओके। और अगर हम वो राइस भी ब्राउन राइस ले लें, तो हमारी ऑटोमेटिकली जो फाइबर इनटेक है वो भी बढ़ जाएगा, और जो हमारी कैलोरी है राइस से आने वाली वो भी कम हो जाएगी।
और अगर आप उसमें वेजिटेबल डाल लें 200 ग्राम के आसपास, तो वो एक अच्छा कंप्लीट मील है। उसमें थोड़े हर्ब्स ऐड करो, थोड़ा तेज पत्ता का तड़का लगाओ, गैस्ट्रिक ना बने उसके लिए थोड़ा लौंग डाल लो, और उस पर अपना 1 चम्मच देसी काऊ का घी। तो बिल्कुल आप बिल्कुल छोटे से बाउल में भी एक कंप्लीट मील खा सकते हो। वैसे वाइट राइस और ब्राउन राइस में क्या फ़र्क होता है? देखिए, इसमें एक लेयर का फ़र्क रहता है वैसे तो जनरली, और मार्केट में तो ब्राउन राइस, रेड राइस, ब्लैक राइस, तो बहुत तरह के राइस पॉपुलर हो गए हैं, क्योंकि ये ईरा ऐसी है कि हर साल जो ये फ़िटनेस इंडस्ट्री है, वो नए ट्रेंड्स निकालती है, नए फूड की हाइप हो जाती है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें व्हाइट राइस खाना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ब्राउन राइस अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए मेरी सजेशन ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि आपको राइस नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसको हाई फाइबर बनाने के लिए आपको प्लेन राइस नहीं खाना। ब्राउन राइस में थोड़ा फाइबर ज़्यादा होता है। बिल्कुल, ब्राउन राइस में फाइबर ज़्यादा होता है, इसीलिए वो थोड़ा ग्लाइसेमिक इंडेक्स में थोड़ा लो होता है व्हाइट राइस के कंपैरिज़न में। लेकिन हम व्हाइट राइस को भी हाई फाइबर बना सकते हैं, अगर हम उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स को ऐड कर दें तो। और मैम जो घी है, क्या घी सच में बहुत ज़्यादा हेल्दी है या हार्ट अटैक का रीज़न है? तो घी सच में हेल्दी है, और अगर हम उसकी क्वांटिटी पे फोकस करें तो वो बिल्कुल भी हार्ट अटैक का रीज़न नहीं है। लेकिन जो हार्ट अटैक है, अगर हम ये सोच रहे हैं कि सारा कोलेस्ट्रॉल घी से ही आ रहा है, तो ये हम गलत सोच रहे हैं। जनरली जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी बॉडी खुद बनाती है। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से ही जो खाना खा रहे हो उसी से ही कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बन रहा है, और कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी भी है। लीवर की बहुत हेल्प करता है वो बाइल जूसेस बनाने के लिए। तो जो घी है, अगर हम उसकी एक मिनिमम क्वांटिटी समझ लें कि हमें एक दिन में कितना खाना चाहिए, जैसे अगर आप 20 से 25 ग्राम खा लो, यानी कि 2.5 चम्मच, तो घी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसके साथ डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव हैं। किसी भी चीज़ को खाने के लिए उसकी डाइजेशन, उसका बॉडी में सर्कुलेशन भी तो बहुत ज़रूरी है। तो घी हार्ट अटैक का रीज़न नहीं है, लेकिन हमें ये समझना है कि क्वांटिटी कितनी लेनी है। और जो कमर्शियल कुकिंग है, उसमें चीज़ें सेम ही ऑयल या घी में फिर से फ्राई कर ली जाती है, जिससे उसमें ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है। हम लोग बहुत हाई फैट डाइट की तरफ जाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आर्टरी ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो आपका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, आप कितना फ़ास्ट फूड या कितना सोडियम इंटेक आपने बढ़ाया हुआ है अपनी डाइट में, वो डिपेंड करता है कि आपको आने वाले टाइम में हार्ट अटैक के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं, ना कि घी। पर 1.5 चम्मच तो मुझे नहीं लगता। आजकल जो रील्स आती है, उसके अंदर अमूल बटर जो वो डालते हैं बड़ी-बड़ी टिक्कियाँ, मुझे नहीं लगता कि 1.5 चम्मच कोई खाता होगा। नहीं, डेढ़ नहीं, हम लोग 25 ग्राम के आसपास तक उसको रख सकते हैं। लेकिन जो वो रील्स आती है अमन जी, वो बेसिकली उनकी होती है जिन्हें अपनी कुकिंग क्लासेस आपको सोशल मीडिया पर दिखानी है, या अलग-अलग रेसिपीज़ सर्व करनी है। तो उनका टारगेट उसकी क्वांटिटी नहीं होता है। उसका टारगेट होता है कि उनकी जो आइटम बन रही है, जो फूड रेसिपीज़ वो बना रहे हैं, वो कितना अच्छा प्रेज़ेंटेबल फ़ॉर्म में उसको आपको शो कर सकते हैं। तभी आपको वो रील्स देखने में अच्छी लगेगी। बट एट द एंड आपको समझना पड़ेगा कि मेरे लिए अच्छा क्या है। और पहले तो कहते थे कि पुराने ज़माने में ना लोग 1-1 लीटर घी को पी लिया करते। तो क्या पीना सही है? नहीं देखिए, अगर मैं आज की बात करूँ तो नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। और पहले टाइम पे जब लोग पी लिया करते, जैसे मैंने भी एक मिल्खा सिंह मूवी देखी थी, जिसमें मिल्खा सिंह ने पूरा घी का कैन पी लिया था। बिल्कुल। तो आप ये देखो ना कि मिल्खा सिंह करता क्या था? वो एक स्प्रिंटर था, मतलब रनर था, तो उसकी कितनी कैलोरी, कितनी एनर्जी बर्न हो जाती थी। तो जब जो घी पी लेते थे, वो ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल है, ना कि हम जैसे लोग, जिनकी मोस्टली जो एक्टिविटी होती है, अगर वो हम इंटेंशनली कर रहे हैं, तो 1 से 1.5 घंटा जिम में कर रहे हैं। बाकी सबके पास हाउस होल्ड हेल्प है, और चीज़ें हैं, कम्फर्ट लाइफ़ है, तो उनके लिए तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल्कुल है। जो पहले लोग साइकिल चलाया करते, फिज़िकल वर्क में इतना इन्वॉल्व हुआ करते, अब तो बिल्कुल ज़ीरो है। खेतों में काम किया करते हैं। आज भी जो किसान खेतों में काम करता है, ऐसा नहीं है कि उनको कोलेस्ट्रॉल इश्यू नहीं हो रहे। क्योंकि जो मॉडर्नाइज़ेशन है ना, जो खाने का पैटर्न चेंज हो रहा है, अब वो शहरों से गाँवों की तरफ भी जाना शुरू हो गया है। तो लेकिन फिर भी उनका जो वर्किंग है, वो हम लोगों से ज़्यादा है। तो आप देखेंगे उनकी जो कैलोरी इंटेक होता है ना एक दिन का, वो भी हमसे ज़्यादा रहता है।
तो हम भी अगर किसी के लिए डाइट बना रहे हैं तो हम उसका प्रोफेशन उससे पूछते हैं। उससे हमें पता चलता है कि वो कितना एक्टिव लाइफ़स्टाइल जी रहा होगा और कितना हार्ड वर्किंग उसका एक वे ऑफ रूटीन है। तो उसके हिसाब से ही हम उसका कैलोरी इंटेक डिसाइड करते हैं। ये जो मशीनरी कैलकुलेटर्स होते हैं बीएमआर डिसाइड करने के, हम उन पे रिलाई नहीं करते, क्योंकि एक्चुअल जो लाइफ़स्टाइल है ना उसी से ही हम समझ सकते हैं कि एक बॉडी को कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। और जो ये एग है, एग एग सबसे पहले तो एग वेज है या नॉन वेज है? असली ट्रुथ क्या है? ये बहुत ही एक टफ क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू अगर मैं कहूँ इंडियन फूड एंड स्टैंडर्ड्स, तो दे कंसीडर्ड एग एज नॉन वेजिटेरियन। बट ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है पर्सनल अपनी थिंकिंग के ऊपर, आपके रिलीजियस और कल्चर के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो कमर्शियल एग होते हैं जो जनरली हम लोग खाते हैं वो फर्टिलाइज्ड नहीं होते, यानी कि वो चिक में कन्वर्ट नहीं होते, तो वी कैन कंसीडर देम एज अ वेजिटेरियन। बट अगर कोई एग है जो कि फर्टिलाइज हो सकता है तो इट इज़ प्योरली नॉन वेजिटेरियन। वाइट एग है वो हम बोल सकते हैं नॉन वेजिटेरियन। नहीं, वाइट एग भी दोनों फॉर्म में हमें मिल सकता है, ओके। ठीक है, कि वो फर्टिलाइज्ड भी हो सकता है और वो नॉन फर्टिलाइज्ड भी हो सकता है। लेकिन हाँ, एक के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना ये बहुत ज़्यादा हाई है। तो वो इंडियंस जो कि ना ही वेजिटेरियन हैं और एग जैसे कि फ्रेश नहीं है, तो ना ही नॉन वेजिटेरियन है, इसीलिए एक नई टर्म है एगिटेरियन। तो वो एगिटेरियन है, तो हम एगिटेरियंस को नॉन वेजिटेरियन नहीं कह सकते। और क्योंकि एग के जो न्यूट्रिशन वैल्यू जैसा कि मैं कह रही हूँ बहुत हाई होती है, और इसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो भी बहुत अच्छी है, कंप्लीट अमाइनो एसिड प्रोफाइल है, यानी कि इसमें 9 असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, जिसे हमें फूड से खाना पड़ता है। और उसके अलावा इसमें सेलेनियम होता है, कोलाइन होता है, और B9, B12, B2, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। तो अगर हम एक बच्चे को जिसकी ग्रोथ बहुत रिटार्डेड है, या कि कोई ऐसा पर्सन जो बहुत वीक है, एनर्जी नहीं है, हम बिल्कुल उसकी डाइट में एग को ऐड कर सकते हैं। और ऐसा ऐसा है कि विंटर्स में ही खाना है या दोनों सीजन में चलेगा? हम लोग क्वांटिटी को वेरी कर सकते हैं विंटर और समर की अकॉर्डिंग। समर में ऑलरेडी बहुत हीट होती है फ्रॉम आउटसाइड, तो बॉडी भी मतलब थोड़ी ऐसे ही रहती है कि स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो कुछ लोगों को एग्स समर में सूट नहीं करते, मतलब उनको डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होते, या कुछ एक्ने आने जैसा इश्यूज हो जाता है। और विंटर में हमारी बॉडी को अपने आप को बहुत मेहनत करनी पड़ती है वार्म रहने के लिए, तो ऐसे में एग एक अच्छा ऑल्टरनेट हो जाता है, जिससे आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा और आपको वार्मथ भी मिलेगी। आजकल इंडिया में है ना, मखाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। हमारे घरों में भी कुछ नहीं है तो मखाना खा लो। मखाना क्या वाकई में कोई सुपर फूड है या बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है? देखिए, मखाना जो है ना वो एक क्लीन अल्टरनेटिव है फ्राइड फूड का, इसीलिए ये हाइप्ड है, ठीक है। इवनिंग का टाइम होते ही सबको थोड़ी भूख लगती है, वो छोटी मोटी भूख को हम कम कैलोरी में ख़त्म नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, कोई फ्राइड आइटम अगर खा लेते हैं या पैकेट फूड खा लेते हैं, तो हमारी इवनिंग स्नैक्स की जो कैलोरी है वो लंच के बराबर हो जाती है। तो मखाना का फ़ायदा क्या है, एक तो ये ग्लूटेन फ्री है, तो जैसे अगर हम सुबह चपाती खा रहे हैं तो हम ग्लूटेन खा रहे हैं, रात को आप दाल रोटी खा रहे हो तो आप ग्लूटेन खा रहे हो, तो एटलीस्ट जो इवनिंग स्नैक्स हो वो ऐसा हो जो ग्लूटेन फ्री हो। इससे इसमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी लो है, तो इसीलिए हम मखाना को एक बेस्ट ऑप्शन के रूप में अपने डाइट में इवनिंग में ऐड कर सकते हैं। और ये न्यूट्रिशनल डेंस तो देखो है, ठीक है, तो ये एक अच्छा अल्टरनेट है फ्राइड आइटम्स को सब्स्टिट्यूट करने के लिए। और जो ये पैकिंग में आता है, वो भी क्या रोस्ट किया हुआ होता है या फ्राइड होता है वो? और ये मोस्टली फ्राइड ही होता है, और अगर आप उस पैकेट के पीछे का न्यूट्रिशन वैल्यू देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो एक चिप्स के पैकेट पे कैलोरी होती है वही पैकेट मखाना की होती है। तो जितने भी जो ये स्नैक्स, डाइट स्नैक्स या मखाना एज अ हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं, उसके लिए हमें ज़रूरत है अवेयर होने की। रीड द लेबल केयरफुली, उसमें आपको देखना चाहिए कि क्या ज़्यादा सोडियम तो नहीं है कंटेंट, या फिर इसमें ट्रांस फैट तो ज़्यादा नहीं है। वो जो कैलोरी लिखी होती है वो जनरली क्या होता है कि वो 30 ग्राम की लिखते हैं या 15 ग्राम की लिखते हैं, तो हमें उसको कंपेयर करके देखना चाहिए कि इस पैकेट में कितना ग्राम प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट की कैलोरी कितनी बन रही है।
और उसमें प्रिजर्वेटिव भी होते हैं काफ़ी। थोड़े अमाउंट में तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि जो फूड है अगर हमें उसको स्टोर करना है और लंबे टाइम तक स्टोर करना है तो कुछ अमाउंट ये डिपेंड करता है किस तरह के फूड में कैसा प्रिजर्वेटिव ऐड होता है, कि वो ज़्यादा ख़राब है आपकी हेल्थ के लिए। जैसे जो बेसिकली जो लिक्विड चीज़ें होती है उनमें प्रिजर्वेटिव उनके ख़राब होने की टेंडेंसी जल्दी होती है, तो उनमें जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में डलते हैं। तो मखाना अगर खाना है तो घर पे ही रोस्ट करके खाएं। घर पे ही रोस्ट करके खाएं और उससे डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ बना के खाएं। हम लोग एक जोन में चलते हैं कि मखाना अगर ऐसे खाया जा सकता है तो वैसे ही खाया जाए, जैसा कि हमें अपनी मम्मी ने बताया या दादी ने बताया। तो हम डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ भी ट्राई कर सकते हैं कि उबला हुआ मूंग दाल ले लो थोड़ा, ठीक है, और उसमें मखाना डाल लो, फिर उसमें अपना सैलेड डाल लो, फिर उसमें अपना चाट मसाला और नींबू डाल के आप उसकी एक मिक्स चाट बना सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ना मिलके थोड़ा बैलेंसिंग प्रोटीन मिल जाता है। और कोई एक ऐसा सुपर फूड जो हर इंडियन को अपनी डेली रूटीन डाइट में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। देखिए अमन जी, ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि आप मुझसे 10 पूछो तो मैं 10 बता सकती हूँ, बट एक बताना बहुत मुश्किल है। एक्चुअल में जो ये टर्म है ना सुपर फूड, ये एक्चुअल में मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। सुपर फूड जैसा कोई भी प्रूवन फूड नहीं है, ओके। क्योंकि जो सुपर फूड है ये रिपीटेडली यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। तो अगर फिर भी आप मुझे कहते हैं कि एक सुपर फूड, तो मैं कहूँगी कि आप चिया सीड को लगा सकते हो। जो चिया सीड है वो एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, लेकिन अपने आप में कंप्लीट है। उसमें ओमेगा 3 होता है, कैल्शियम है, आयरन है, तो भर भर के उसके अंदर न्यूट्रिशन है। उसकी आप 1 चम्मच डोज़ से आधा चम्मच से भी शुरू कर सकते हो और मैक्सिमम 1 एंड हाफ स्पून तक उसको लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आप मुझसे फिर पूछो कि सुपर फूड कैटेगरी में हम किन-किन चीज़ों को डाल सकते हैं, तो मैं कहूँगी ग्रीन वेजिटेबल हमारा सुपर फूड है, गूसबेरी, इंडियन आँवला हमारा सुपर फूड है, मोरिंगा हमारा सुपर फूड है, वॉलनट सुपर फूड है और गार्लिक सुपर फूड है। और अगर मैं थोड़ा वेस्टर्न की तरफ जाऊँ तो ब्लूबेरी, केल, सैल्मन जो फ़िश होती है, ये सब सुपर फूड कैटेगरी में ही आते हैं। वी कांट रैंक देम कि कौन-सा 1 नंबर पे है, कौन-सा 2 नंबर पे है, क्योंकि आपकी बॉडी की जो नीड है और मेरी बॉडी की जो इंडिविजुअल नीड है वो अलग-अलग है। तो हो सकता है कि अभी मेरे लिए जो सुपर फूड हो, वो आपके लिए ना हो। हम्म। अगर इम्यूनिटी की ज़रूरत है, तो आँवला हमारे लिए सुपर फूड है। आयरन की ज़रूरत है, तो आँवला प्लस मोरिंगा या आइव सीड्स हमारे लिए सुपर फूड है। चिया सीड को कैसे सीधा 1 टेबलस्पून लिया और नहीं देखिए, चिया सीड का नेचर होता है वाटर को ऑब्ज़ॉर्ब करना, तो हमेशा हमें उसको सोक कर कर उसका इंटेक करना चाहिए। आप ओवरनाइट सोक कर सकते हो, नहीं तो 1 से 1.5 घंटा उसको पहले सोक करके छोड़ सकते हो। सोक किया हुआ चिया सीड आप अपनी स्मूदीज़ में, ड्रिंक्स में, कर्ड में, योगर्ट में या लेमन वाटर बना रहे हो अगर आप गर्मियों में, उसमें भी ऐड करके पी सकते हो। अगर आपने उसको रॉ खाया है मतलब विदाउट सोक खाया है, तो ये आपके स्टमक में जाके उसका वाटर ऑब्जर्व कर लेगा, क्योंकि उसका तो नेचर है वाटर ऑब्जर्व करना। इन दैट केस आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसके फाइबर कंटेंट भी अच्छे होते हैं, तो उस केस में अगर आप उसको सोक करके नहीं खाते हो तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस या ब्लोटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तब आपको इसको कंज्यूम करने के बाद आपका वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ेगा, ओके। ताकि स्टमक में जाके उसको पहले से ही हमने वो पानी भी दे दिया जो कि वो एब्जॉर्ब करने वाला है। अब जैसे कि वीकली कहीं बाहर जाना होता है, तो आपकी बातों से लगता है कि बाहर तो हम कुछ खा ही नहीं सकते, तो ऐसा क्या फूड ऑप्शन है जो हम बाहर जाके खा सकते हैं? देखिए बाहर जाके अपने यहाँ आजकल बहुत ऑप्शंस है। आप अपना फूड को कस्टमाइज्ड भी करा सकते हो। जैसे आजकल कुछ जगहों पर है ना बाउल आप कस्टमाइज़ करवा के बनवा सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो कि मैं ग्रेन्स में क्या डलवा रहा हूँ, प्रोटीन में क्या डलवा रहा हूँ, फैट में क्या डलवा रहा हूँ। तो इस तरह से आपका एक कंप्लीट अच्छे न्यूट्रिशन का बाउल बन जाता है अगर आप डिनर के लिए जा रहे हैं तो। फिर अगर हम बिल्कुल सिंपल पे आ जाएँ और अगर आप डिनर के लिए जा रहे हो तो यू कैन गो फॉर मिसी रोटी, मिसी अनियन रोटी, और यू कैन गो फॉर प्लेन तड़का दाल और कर्ड, और ऑलवेज़ ऑर्डर अ प्लेट ऑफ सैलड। उससे क्या होता है कि आप ज़्यादा खाने से बच जाते हो। आप अपने डिनर की शुरुआत सूप से भी कर सकते हो,
और उसके बाद आप अपना प्रॉपर मील ले सकते हो। और अगर फिर भी आप मुझसे फ़ास्ट फूड के बारे में पूछ रहे हैं, तो हम मूँग दाल चीला ले सकते हैं, डोसा ले सकते हैं। फर्मेंटाइज्ड जो फूड होता है वो अच्छा होता है बॉडी के लिए। लेकिन कभी भी नहीं हिचकिचाना चाहिए ऑर्डर करते वक्त ये कहने के लिए कि प्लीज़ घी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखना, मेरे फूड को बहुत ज़्यादा स्पाइसी मत रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड आपके स्टमक को परेशान करता है। आज नहीं तो कुछ टाइम के बाद आपको डाइजेशन इशू शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है अमन जी कि आप अपनी फैमिली के साथ बाहर जाके एंजॉय नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट चॉइस इज़ ऑलवेज़ योर्स। आजकल इंडिया में भी बहुत सारे फूड के ऐसे पॉइंट्स खुल गए हैं जहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें आप इवन उनकी डिटेल्स भी लिखी होती है कि इस रेसिपी में वो क्या क्या ऐड करने वाले हैं। तो आपको ज़रूरत होती है आप उसका होटल का या रेस्टोरेंट का मेन्यू जो है वो अच्छे से रीड करें और उसके बाद अपना फूड ऑर्डर करें। बाकी जनरली मैंने जितने भी लोगों को देखा है ना, वो लोग दाल मखनी, पनीर लबाबदार, बटर नान और उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा बटर मंगवाते हैं लगाने के लिए। और फिर वो वही लोग कहते हैं कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वांटिटी पे फोकस करो। एक्चुअल में क्या है ना, हम लोग टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं। माइंडफुल ईटिंग तो हमने सोचा ही नहीं। हमें लगता है कि आज मैं गया हूँ, आज मुझे अपने मन का करना है। लेकिन आप ये देखो कि क्या बाकी के 6 दिन उस वीक के आपने एक्टिविटी अच्छी की है? क्या आपने क्लीन ईटिंग की है? अगर तब आप 6 दिन अच्छे से मैनेज करके चलते हो, तब भी आप 7th डे बहुत ज़्यादा हाई फैट, एक्स्ट्रा चीज़ और ये सब ऑर्डर नहीं कर सकते हो। क्योंकि बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो भी प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं बॉडी को, उसमें एंड रिज़ल्ट में अगर एक्स्ट्रा बचेगा, तो वो आपका स्टोर्ड ही होगा। और जो ये मैदा है, मैदा काफ़ी लोग बोलते हैं कि पेट में जाके चिपक जाता है। तो ये क्या वाकई में चिपक जाता है पेट में जाके? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट्स अ मिथ कि मैदा पेट में जाके चिपक जाता है। मुझे लगता है कि मम्मी लोग को लगता था मैदा बड़ा स्टिकी होता है ना, तो बच्चे मैदा ज़्यादा ना खाएँ, उसके लिए उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैदा पेट में जाके चिपक जाएगा। एक्चुअल में मैदा के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, मैदा व्हीट से बनता है, ठीक है? तो व्हीट के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है? उसमें एक ब्रान होता है, जर्म होता है और एंडोस्पर्म होता है। तो जो ब्रान होता है उसमें फाइबर होते हैं और बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो जर्म होते हैं उसमें हमारा प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं और हेल्दी फैट होते हैं। अब बचा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में मेनली कार्ब्स होता है या फिर मैं कहता हूँ स्टार्च होता है। जब मैदा को प्रोसेस किया जाता है, व्हीट से मैदा बनाया जाता है, तो वो मेनली एंडोस्पर्म बचता है उस प्रोसेसिंग में। तो मैदा हाईली कार्ब प्रोडक्ट है और इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप इसको ज़्यादा खा सकते हो, फाइबर कम है। अब पेट की जो थैली है वो इतनी है, फाइबर गया नहीं, तो वो पूरी थैली हम कार्ब से भर रहे हैं। तो हम कितनी ज़्यादा कैलोरी खा जाएंगे, क्योंकि फाइबर उसमें बहुत कम हो गया है। और जो लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम से को फेस कर रहे हैं, जैसे डायबिटिक है, उनके लिए तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बहुत जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है जो कार्ब है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर मैदा प्योर कार्ब है तो वो बहुत जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ये आपके शुगर को स्पाइक करेगा ही करेगा। तो इसीलिए जो डायबिटिक है उन्हें तो मैदा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और मैक्सिमम लोगों के साथ ही होता है जो खाना खाने के बाद है ना, उनको शुगर की क्रेविंग होती है, कुछ मीठा चाहिए, कुछ कुछ मीठा खाना ही खाना है। तो ये क्यों होती है और इसको कम कैसे करें? देखो, जो मीठा खाने से फील गुड वाली फीलिंग आती है ना, ये हमारी जो ब्रेन की केमिस्ट्री है ना, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होता है, 2 हार्मोन होते हैं। जैसे डोपामाइन है, वो एक रिवॉर्ड हार्मोन होता है। जैसे ही आपके टंग के ऊपर शुगर गया, तो एकदम से आपको अच्छा लगेगा, ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, वो बोलेगा ये अच्छा था, ये मुझे और चाहिए। तो आपको अचानक से एक खुशी वाली फीलिंग आती है। ऐसे ही जो आपका सेरोटोनिन है, वो क्या करता है, वो आपके मूड को अपलिफ्ट करता है। आपने शुगर खाई, आपको अच्छी फीलिंग आएगी, आपका मूड अपलिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए होता है, यानी कि ये टेम्परेरी है। और इसका एंड रिजल्ट क्या रहेगा, आपने अभी खाया, आपको अच्छा लगा, थोड़ी देर बाद या कुछ घंटों बाद आपको फिर से इसी की क्रेविंग फिर से होगी। तो आप एक सर्कल में फंस जाते हो, मोर शुगर, मोर कार्ब्स क्रेविंग,
मोर शुगर मोर कार्ब्स क्रेविंग। तो हमें समझना ये है कि हम इस शुगर की होने वाली क्रेविंग को से कैसे बच सकते हैं। हम्म। तो पहली बात तो हमें वही अपनी डाइट ठीक करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा कार्ब्स हम खाएंगे बॉडी उतना ही ज़्यादा कार्ब्स की डिमांड करेगी, क्योंकि उससे उसको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहले तो शुगर की क्रेविंग को ठीक करने के लिए हमें प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। मेरे क्लाइंट कितनी ही बार डाइट को 3 दिन बाद फॉलो करने के बाद बोलते हैं कि मैडम मीठे की क्रेविंग हो ही नहीं रही। तो मैं उनको बोलती हूँ मैंने डाइट में जादू डाला था और हमने क्या किया था, प्रोटीन और फाइबर इंटेक उनका इंक्रीज़ कर दिया। तो जैसे ही उनका प्रोटीन और फाइबर इंटेक बढ़ता है, वाटर इंटेक बढ़ता है, उनको शुगर की क्रेविंग कम होने लगती है। लेकिन फिर भी अगर आपको शुगर की क्रेविंग हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? हम्म। तो आपको सबसे पहले कोई फैट की चीज़ जैसे कि नट्स, सीड्स या कोई प्रोटीन की चीज़ खा लेनी चाहिए। 10 मिनट वॉक करनी चाहिए, क्योंकि जो शुगर है अगर ब्रेन उसको मांग रहा है तो वो क्रेविंग 10 या 15 मिनट की मैक्सिमम कई बार होती है। ठीक है, पानी पीना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ 40 to 50% केसेस में जो हमारी क्रेविंग्स या हंगर होता है वो एक्चुअली थर्स्ट होता है। हम पूरा पानी पी ही नहीं रहे हैं, और वो पूरा पानी ना पीने की वजह से किडनी, जिसे कि आपका ब्लड प्योरीफाई करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, उसको पूरा पानी नहीं मिलता। तो वो लीवर से हेल्प मांगती है कि मेरे पास पूरा पानी नहीं आया, मेरी हेल्प करो। लीवर जिसको खाना डाइजेस्ट करना था, उसको किडनी की हेल्प करनी पड़ती है, और वो ब्रेन को सिग्नल करता है कि भूख लगी हुई है, कुछ खाने को लिए भेजो। तो इसीलिए शुगर की क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए हमें हाइड्रेशन रखनी पड़ेगी, डाइट में प्रोटीन और फाइबर ऐड करना पड़ेगा, और हर खाने के बाद डाइजेशन के लिए 10-10 मिनट की वॉक ऐड करनी होगी। लेकिन फिर भी हम शुगर को कुछ स्वैप से चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको चॉकलेट की क्रेविंग हो रही है तो यू कैन गो फॉर डार्क चॉकलेट, मोर देन 90% डार्क चॉकलेट। अगर आइसक्रीम की समर्स में लोगों को बड़ी क्रेविंग होती है खाना खाने के बाद, तो अगर आपको आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है तो यू कैन गो फॉर योगर्ट। ठीक है, और अगर आपको स्वीट्स की बहुत ज़्यादा ही क्रेविंग होती है तो आप घर पर भी कुछ नट्स और सीड्स की होममेड थोड़ी स्वीट्स को तैयार कर सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें शुगर क्रेविंग हो ही ना। और जो डायबिटिक लोग हैं उनको तो शुगर बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। देखिए, डायबिटिक होने के बाद एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है हर तरह की शुगर क्रेविंग को रोकना। तो अगर आप बात कर रहे हैं शुगर के लिए, तो हम इसे 2 तरीके से बाँट सकते हैं। शुगर से हम लोग मानते हैं अपना व्हाइट शुगर को। तो अगर आप व्हाइट शुगर की बात कर रहे हैं तो हाँ, ये नहीं लेनी चाहिए एक डायबिटिक को। लेकिन अगर हम नेचुरल शुगर की बात कर रहे हैं, जो कि हमें फ्रूट से भी मिलता है, मिल्क से भी मिलता है, वो एक डायबिटिक खा सकता है। लेकिन वो उसे अगर कंबाइन करे गुड फैट के साथ, यानी कि अगर वो फ्रूट खा रहा है और उसके साथ 1 चम्मच अलसी या उस पर चिया सीड स्प्रिंकल करके सोक्ड वाला डाल रहा है, तो उसके लिए फ्रूट से बढ़ने वाला ग्लूकोज़ जो है, वो उससे भी बच जाएगा। ओके। टेबल शुगर की बात करूँ तो ये एम्प्टी कैलोरी है, मतलब कोई न्यूट्रिशन नहीं है, सिर्फ हमें मीठे का टेस्ट आ रहा है और उससे हमें नुकसान ही हो रहा है। शुगर लेवल आपके राइज़ होंगे ही होंगे उसको लेने से। तो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर भी आते हैं मार्केट में, वो सही है लेना? देखिए, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के लिए पैकेट्स की लेबल को रीड करना अगेन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे हम जो स्टीविया है उसको हम लोग सेफ़ मान सकते हैं, बट वो भी अभी मार्केट में पाउडर फॉर्म में आती है। तो अगर आप स्टीविया को एज अ स्वीटनर अपनी डाइट में ऐड करना चाहते हैं तो आपको स्टीविया लीव्स बाय करनी चाहिए। ये एक तरह का तुलसी का ही प्लांट होता है, बट ये इंडियन ओरिजिन का नहीं है, बट इट इज़ सेफ, बट इन मॉडरेशन, अगेन इन मॉडरेशन। ठीक है, और बाकी जो वो आते हैं स्वीटनर्स आते हैं, लॉन्ग रन में उनके भी कुछ बैड इफ़ेक्ट्स पाए गए हैं। कुछ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज है जो अपने सोडा को ज़ीरो या डाइट बोल के बेच रहे हैं, तो क्या उनमें वाकई में ज़ीरो शुगर है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर भी कोई भी चीज़ आपको एनर्जी देगी, एनर्जी ड्रिंक की बात करते हैं अगर हम, तो उसमें ग्लूकोज़ कंटेंट होगा ही होगा, शुगर होगा ही होगा।
तो हमें देखना ये है कि हमें कितनी ज़रूरत है उसकी। लेट्स से कि आपको बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी का काम करना है, तो वंस इन अ व्हाइल आप उसको ले सकते हो, ठीक है? जैसे आपको ड्राइविंग करनी है और नींद आ रही है, तो जनरली मैंने देखा है कि लोग एक कैन पी लेते हैं, ठीक है? मैं कंपनीज़ के नाम नहीं लेना चाहूँगी अमन जी। तो लेकिन हमें ये देखना है कि हमें रिपीटेड कैन नहीं पीना है। अगर आपको हार्ट इश्यूज़ है, बीपी इश्यूज़ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो ये एनर्जी ड्रिंक होती है ना, इसमें कैफ़ीन पाया जाता है। जो ये कैफ़ीन है, ये आपके बीपी को बढ़ा सकता है, हार्ट पैल्पिटेशन को इंक्रीज़ कर सकता है। तो हमें देखना है कि कब पीना है, मल्टीपल कैन्स तो लेना ही नहीं है। सोने से पहले इनका इंटेक बिल्कुल भी नहीं करना, अ बिग बिग नो। क्योंकि ये आपकी स्लीप को ख़राब कर सकता है, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है? और अगेन कि हमें अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी आपको कोई भी प्रोडक्ट कितना भी एनर्जी ड्रिंक या ज़ीरो शुगर बोलकर बेच रही है, आपको हमेशा उसको टर्न करना है, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ना है, चीज़ों को समझते हुए, उसके कैफ़ीन कंटेंट को देखते हुए ही उसको बाय करना है। और एक आजकल काफ़ी ट्रेंड है एनर्जी ड्रिंक पीने का। एनर्जी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा आई हुई है मार्केट में, तो एनर्जी ड्रिंक के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? एनर्जी ड्रिंक भी ये कैफ़ीनेटेड ड्रिंक ही होते हैं मोस्टली, और इनमें भी वही शुगर होता है। मैम शुगर की तो हमारी बात हो गई, क्या सोल्ट सोल्ट क्या खाना सही है बॉडी के लिए? बिल्कुल, सोल्ट एक असेंशियल, मैं कहूँगी कि फूड का एक पार्ट है, और बट हमें इसकी जो फ़ोकस करना है ना, वो इसकी क्वांटिटी के ऊपर करना है। तो इसमें जो सोडियम होता है कंटेंट, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो बेसिकली बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, बीपी को रेगुलेट करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को देखता है। तो अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक अडल्ट को एक दिन में लेस देन 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट अलाउड होता है, जिसमें जो सोडियम है वो 2 ग्राम है पर डे फॉर वन पर्सन। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू अ मेटा एनालिसिस, अगर एक अडल्ट डेली डाइट में 1 ग्राम ऑफ सोडियम इंक्रीज करता है, तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ होने का रिस्क 6% से बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपनी डाइट से नो सॉल्ट डाइट पे नहीं जाना है। नो सॉल्ट डाइट जो ट्रेंड है, वो बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी बहुत आजकल फेमस हो रहा है, लेकिन ये हमें एक नई प्रॉब्लम की तरफ, जो कि एक हम ही कह सकते हैं कि वर्ल्ड ने जिस प्रॉब्लम से ओवरकम कर लिया था, जैसे कि हम जिसे गोइटर कह सकते हैं, उसकी तरफ हमें फिर से लेके जा रहा है। तो पहले हम बात करते हैं सोडियम के बारे में, बाद में हम आयोडीन की तरफ जाएंगे। तो जो सोडियम की क्वांटिटी है, वो हमें 2 ग्राम ऑफ पर डे रखनी चाहिए, जिसको आपको डेली आप लोग उसको मेजर नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली जो आप घर का खाना खाते हो, रोटी सब्ज़ी दाल, उसमें आपका ये पूरा हो जाता है। अगर हम बात करें फास्ट फूड की, तो उसमें सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ पैकेट चिप्स की, आज आप देखना, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोग जाकर देखना, जो पैकेट आप अपने 1.5 से 2 साल के बच्चे के हाथ में पकड़ा देते हो, उसमें कितना सोडियम कंटेंट है। क्या उस बच्चे को इतना सोडियम खाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें इसीलिए क्वांटिटी पे फोकस करना पड़ेगा, और रूटीन में जो हम खा रहे हैं वो हमारे लिए सेफ़ है। अगर आपको हाइपरटेंशन नहीं है तो, अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपको उसकी क्वांटिटी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। आप टेबल सॉल्ट को अवॉइड करो। जैसे कि आप फ्रूट खा रहे हो, उसके ऊपर से नमक को मत ऐड करो, ठीक है? आप आटा ले रहे हो, जो जिसे आप बना रहे हो, डो बना रहे हो, उसमें आप नमक को मत ऐड करो। लेकिन हमारा जो सब्ज़ी बन रहा है, हम उसमें, या अगर आप पोहा, उपमा, इडली ये सब बना रहे हैं, उसमें आप जितना सॉल्ट मिनिमम ऐड कर रहे हो, वो हमारे लिए सही है। और जो ये ब्लैक सोल्ट भी जो डालते हैं अपना सैलेड के ऊपर ब्लैक सोल्ट डालते हैं, तो ये ब्लैक सोल्ट भी सोडियम काफ़ी ज़्यादा। नहीं, ये बहुत, अगर मैं इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करूँ, तो इसमें बहुत बहुत अच्छे मिनरल्स होते हैं। ये हमारे लिए वरदान है। अगर एक इंसान को बहुत गर्मियों में स्वेटिंग से बहुत लो एनर्जी फील हो रहा है, या अगर उसने 12 से 15 गिलास पानी पी लिया है, फिर भी उसे हाइड्रेशन फील नहीं हो रही, इसका मतलब उसका पानी सेल में गया ही नहीं। अब आपको ज़रूरत है पिंक हिमालयन सोल्ट की, यानी कि काला नमक। आप पानी लीजिए, उसमें काला नमक डालिए थोड़ा, और वो पी लीजिए। ये आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हेल्प करेगा और आपकी बॉडी का हाइड्रेशन कंप्लीट करेगा।
तो आजकल जो डाइट फेमस है बहुत ज़्यादा, उसमें एक चीज़ और पाई गई है कि लोगों ने व्हाइट सोल्ट को, सफ़ेद नमक को हटा ही दिया अपनी रसोई से और वो सेंधा नमक यूज़ कर रहे हैं। जी। ठीक है? जो सेंधा नमक है उसमें आयोडीन की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में, ना कि बराबर पाई जाती है। कम होती है। तो ऐसे में मैं आज कहना चाहूँगी, जिन लोगों को थायराइड इशू है, उनके लिए आयोडाइज्ड सोल्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर वो आयोडाइज्ड सोल्ट नहीं लेते हैं, तो थायराइड इश्यूज़ उनके बढ़ सकते हैं, गोइटर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर हर इंसान सफ़ेद नमक को बिल्कुल साइड में कर देगा, यानी कि आयोडाइज्ड सोल्ट बिल्कुल भी नहीं लेगा, तो उसको दोबारे थायराइड ग्लैंड से जो रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, वो होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ जाएंगे। इसीलिए आप किसी भी ट्रेंड को फॉलो मत कीजिए, जो बेसिक्स है उसी को अपनाएं हमेशा। तो मैम आजकल है ना हेयर फॉल का इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हेयर फॉल और सबसे ज़्यादा मेंस में देखने को मिलता है। ऐसा क्या है जो लेडीज़ खा रही है और मेंस नहीं खा रहे? देखिए अमन जी, ऐसा नहीं है कि जो हेयर फॉल है वो मेंस में ही ज़्यादा है और फीमेल में, वुमेन में नहीं है। एक्चुअली जैसा कि जो एक पैटर्न होता है मेल में, फ्रंट से उनका बाल चला जाता है, ऐसे ही फीमेल में भी एक पैटर्न होता है बाल्डनेस का। उनका जो स्कैल्प होता है वो चौड़ा हो जाता है। हाँ। तो वो एक पैटर्न है, बस अलग अलग। वो बात अलग है कि मेंस में थोड़ा ये ज़्यादा प्रोन है, ज़्यादा दिखता है। तो हम इनको काफ़ी सारी चीज़ों से समझ सकते हैं, इसका कोई एक रीज़न नहीं हो सकता। तो हम इसमें सबसे पहले ऐसा देख सकते हैं इसको, जो मेंस की लाइफ होती है वो थोड़ा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ज़्यादा होती है, जैसे वर्क रिलेटेड और बाकी चीज़ों में उन्हें बाहर ज़्यादा रहना पड़ता है। तो जो एक्सटर्नल पोल्यूशन है वो उन्हें अफेक्ट करता है। दूसरा, उनके खाने का बहुत ज़्यादा अच्छा पैटर्न नहीं देखा मैंने कभी। जैसे क्या होता है कि या तो कोई बहुत फिटनेस लवर है या चीज़ों को सहजता से समझता है कि ये मेरा मील का टाइम है, मैं खा लेता हूँ और मुझे यही खाना है। अदरवाइज़ क्या होता है, वर्क रिलेटेड एक एक मेल अगर टूर पे जा रहा है, तो उसे जो जहाँ मिल रहा है वो वही खा रहा है। ऐसे में जो खाना खाता है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस नहीं होता। और बॉडी का पैटर्न कैसा है ना, बॉडी अंदर के काम के लिए पहले न्यूट्रिशन को लेगी, यूज़ करेगी। जैसे बॉडी के लिए दिल का धड़कना ज़रूरी है, किडनी का खून छानना ज़रूरी है, लीवर को क्लीनिंग भी करना है, एंजाइम भी सीक्रेट करना है। तो बॉडी के लिए बाहर, यानी कि स्किन और हेयर, वो बाद में आते हैं। वहाँ न्यूट्रिशन कब मिलेगा, जब कुछ बच जाएगा। तो इसीलिए जो मैन है, और अगर वो न्यूट्रिशनल डाइट नहीं खाते तो हेयर फॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसमें जीन्स भी बहुत मायने रखते हैं कि अगर उनको जेनेटिकली उनके फादर या ग्रैंडफादर को हेयर फॉल की प्रॉब्लम ज़्यादा थी या अर्ली एज में थी, तो ऐसा आने वाली पीढ़ियों में भी हो सकता है। फिर हम इसमें स्ट्रेस को ले सकते हैं, या फिर हम जो डैंड्रफ है, डैंड्रफ एक बहुत बड़ा रीज़न है। कुछ मेल्स में मैंने देखा है कि वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करते हैं। एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर रहे हैं वो हेयर फॉल के डैंड्रफ के लिए, लेकिन वो एंटी डैंड्रफ इतना यूज़ कर करके उनको ना ही तो वो फंगल इन्फेक्शन उनका जाता है और उससे उनका हेयर फॉल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो करना क्या चाहिए, हम इसमें मैं आज के लिए सजेशन दे सकती हूँ कुछ। हेल्दी मील प्लान तो हमें पता ही है कि हमें खाना ही चाहिए। आइव सीड्स होते हैं, आइव सीड्स जो है उनमें आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आप रात को उसको भिगो के छोड़ दो। उसको चेक करने के लिए कि आपको सूट करते हैं कि नहीं करते, आप आधा चम्मच से शुरू करो। और ये, जैसे कि आप मुझसे सुपर फूड पूछ रहे थे, ये भी एक सुपर फूड में कैटेगरी में गिना जाता है। रात को भिगा के छोड़ दो। आप उसको दूध के साथ ले सकते हैं, दही में ले सकते हैं ऐड करके। उसके साथ आप अपने डेली डाइट में मोरिंगा चटनी, आंवला और कड़ी पत्ता चटनी भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको विटामिन सी मिलेगा, ठीक है, जिससे कोलेजन बनता है। बालों के लिए बायोटीन चाहिए। बायोटीन एक्चुअली बॉडी खुद बनाती है और वो प्रोटीन से बनाती है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि हेल्दी मील तो खाना ही पड़ेगा। यानी कि अगर एक कंप्लीट प्रोटीन आप खा रहे हो तो बॉडी खुद ब खुद बायोटीन में कन्वर्ट कर लेगी उसको, और बायोटीन में कन्वर्ट कर लेगी तो आपका हेयर फॉल ऑटोमेटिकली बच सकता है। इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट बात हम ऐड कर सकते हैं वो है विटामिन डी, बी12 और आयरन। अगर आयरन अच्छा होगा, बी12 अच्छा होगा आपका, और विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में है, तो भी हेयर फॉल को हम लोग
कम कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। अगर हम ऊपर से कितना भी ट्रीटमेंट करवा लें, बॉडी में अंदर न्यूट्रिशन है ही नहीं, तो वो ट्रीटमेंट से अगर 4-5 बाल उग भी जाएँगे, तो अगर न्यूट्रिशन नहीं है तो वो भी गिर जाएँगे। तो इसीलिए पहले अंदर से हीलिंग होगी, फिर आप बाहर से जो भी थेरेपी फ़ेमस है, आजकल जीएफसी करवा रहे हैं, तो वो आप करवा सकते हैं। और कोई ऐसी भी डाइट है जिससे हेयर फॉल का तो हो गया, पर वाइट हेयर जो ग्रे हेयर ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं, एज से पहले आ जाते हैं, उसके लिए कोई डाइट आप? ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि मोस्टली केसेस में जो ग्रेइंग ऑफ हेयर है, ये एक नेचुरल प्रोसीजर होता है कि बॉडी एजिंग करेगी, तो वो जो हमारा ब्लैक हेयर होता है, वो वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस टाइम जो टाइम चल रहा है ना, आपको कोई 5 से 10% लोग ऐसे मिल जाएँगे, जिनकी एज 50 है, लेकिन अभी तक उनके ग्रे हेयर आने शुरू नहीं होंगे। है, बिल्कुल है। लेकिन आप उनका लाइफ़स्टाइल अगर देखोगे, फ़ास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाते हैं, उनकी एक दिनचर्या है, टाइम से उठ रहे हैं, टाइम से सो रहे हैं, क्लीन ईटिंग कर रहे हैं, तो वो कुछ परसेंटेज ऑफ लोग बचे हुए हैं। अदरवाइज़ पॉल्यूशन कह लो या कमर्शियल ईटिंग, जो आप बाहर का खाना खा रहे हो, रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके खा रहे हो, वो सब खा रहे हैं अगर, तो हम नहीं सोच सकते कि ग्रे हेयर तो वापस ब्लैक में नहीं होने वाला है। एक बाबा रामदेव है, उनके मैंने 1-2 बाल देखे हैं, उनके बाल अभी तक ब्लैक है। तो आप उनको ये देखो ना कि कितनी उन्होंने अपने आप को कितना इस चीज़ में वो किया है, अपने आप को तराशा है कह सकते हैं कि वो तो दुनिया को योगा करवा रहे हैं, ठीक है? तो वो खुद तो पहले उसमें महारथी हुए हैं, ठीक है? उन उन चीज़ों का असर उनकी बॉडी पे पड़ा पड़ा है, और फिर उन लोगों की जो ईटिंग होती है, वो भी क्लीन होती है, और इवन जो वो लोग खाना खाते हैं, वो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी खाते होंगे। इतने बड़े-बड़े उन लोगों के पास अपनी खुद की खेत है, जिसमें वो खुद के लिए खाना ग्रो कर रहे हैं। तो वहाँ से भी देखिए बहुत फ़र्क पड़ता है कि कितना फर्टिलाइज़र्स डला, कितना केमिकल डला, तो वो एंड रिज़ल्ट तो हमारी बॉडी ही ले रही है ना उसको। जितना हम लोग वो पेस्टिसाइड्स और जितना भी हम लोग ये खा रहे हैं, ये चीज़ें, जो चीज़ों के साथ हमारे अंदर जा रहा है, तो एंड रिज़ल्ट तो बॉडी डिजेनरेशन की तरफ जल्दी जा रही है। अब है ना, जैसे कि पहले तो सुपरमार्केट से जो खाना आ जाता था, हम घर पे घर वाले ले आते थे, वो ठीक है। पर अभी जब से ब्लिंकिट आया है ना, तो मेरे घर में हमने ऑर्गेनिक सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को मंगाना शुरू किया है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वाकई में अच्छे होते हैं ना? देखिए ऑर्गेनिक बिल्कुल अच्छे होते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि जिस कंपनी का आप खरीद रहे हो, वो उसको ऑर्गेनिक करके बेच रही है या सच में वो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। तो हम इसमें कुछ एक अच्छे ब्रांड है जिसकी तरफ हम जा सकते हैं, लेकिन वो हमें बहुत R&D के बाद पता चलता है कि ये जो ब्रांड्स है, ये सच में अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। जैसे मैं कुछ दिनों पहले ही स्क्रॉल कर रही थी, तो टू ब्रदर ऑर्गेनिक फार्म करके है, हम्म। तो उनका जो काऊ घी है वो अच्छा है, और उनके और भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। एक मैम जो है ना, 13 साल से 18 साल की एज में कुछ फास्ट फूड है जो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पिज़्ज़ा, गोलगप्पा, बर्गर और सोया चाप। तो क्या बच्चों को आप रिकमेंड करते हो कि ये खाना चाहिए? तो इसके लिए मैं बच्चों को अवेयर करना चाहूँगी कि अगर आप सोया चाप इसलिए खा रहे हैं कि इसमें तो प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, तो सोया चाप का जो बनने का प्रोसीजर है, उसमें सोया फ्लोर के साथ उसमें बहुत सारा मैदा मिलाया जाता है। क्योंकि जो वो स्टिकीनेस है ना, जब वो उसको एक स्टिक के ऊपर रोल करके बनाते हैं, तंदूर में लगाते हैं, तो उसके लिए उनको स्टिकीनेस उनकी क्वालिटी चाहिए होती है। वो स्टिकीनेस आता ही ग्लूटेन से है। तो उस ग्लूटेन के लिए वो उसमें मैदा ऐड करते हैं। तो पहले तो अपने दिमाग में से ये चीज़ निकाल दो कि अगर आप सोया चाप खा रहे हो तो आप प्रोटीन खा रहे हो, और फाइबर तो मैं क्या बताऊँ उसमें कि है ही नहीं, ठीक है? दूसरा गोलगप्पे, गोलगप्पा अगर आप 1 से 2 खा रहे हो कभी-कभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एंड ही नहीं करते हो, 8 हो गया, 10 हो गया, तो वो प्रॉब्लमैटिक है। पहली बात तो अगेन वो उसी तेल में तला जाता है कुरकुरा करने के लिए, जिसमें 10 बार, 20 बार पहले चीज़ें तली गई है। दूसरा, जो उसका पानी होता है, अगर वो इमली से बन रहा है, तो वो हाई एसिडिक होता है। स्टमक में जाके वो गैस्ट्राइटिस इश्यू करता है। लेकिन आजकल तो उसको सस्ता बनाने के लिए साइट्रिक एसिड यूज़ होती है उसमें, जिससे लॉन्ग रन में आपको दिक्कतें आएगी और किडनी के ऊपर भी प्रेशर उन चीज़ों से बढ़ता है। और आ जाइए जेनज़ीज़ की असली पसंद पे, पिज़्ज़ा एंड बर्गर। जो बेस होता है, वो मैदा होता है,
और जो मैदा है इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि कैसे वो हमें हमारे बॉडी में जाके हमारा शुगर लेवल बढ़ाता है, कैसे उसमें फाइबर नहीं है। फिर आप पिज़्ज़ा पर जो सब्जियां डाली जाती है वो इस तरह से डाली जाती है जैसे कि वो सोने के भाव की हो। तो और उस ऊपर से आप ऑर्डर कर देते हैं डबल चीज़ पिज़्ज़ा, तो उसमें मायोनीज़ और ऐड हो गई और उसमें चीज़ और ऐड हो गई। तो कुल मिला के आपको क्या मिला? कुल मिला के मिला आपको हाई शुगरी फूड और हाई फैट फूड। फिर आप सोचते हैं कि हम मोटे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पिज़्ज़ा की एक स्लाइस से आपको 250 कैलोरी के आसपास कैलोरी मिल जाती है। तो आपने खा ली अगर 4 स्लाइस, तो उससे कम कैलोरी में तो आप भरपेट खाना आराम से खा सकते और जो ये मेयोनीज़ है, क्या ये सेफ़ है खाना? नहीं, मेयोनीज़ बिल्कुल सेफ़ नहीं है। मेयोनीज़ जो बनता है, उसका तो एक तरीका ही जो है, वो तो ट्रांस फैट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो मेयोनीज़ सेफ़ नहीं है, लेकिन आप उसको सब्स्टिट्यूटली होममेड मेयोनीज़ बना सकते हो। आप पनीर ले लीजिए, थोड़ा भीगा हुआ कैश्यू ले लीजिए, एक गार्लिक का पोड ले लीजिए, उन्हें मिक्सी में डालिए, 2 चम्मच दही डालिए और उन्हें ग्राइंड कर लीजिए। आपको मिल जाएगा एक व्हाइट पेस्ट, मेयोनीज़ जैसा क्रीमी, टेस्टी। उसमें थोड़ा लेमन ड्रॉप, ब्लैक पेपर, थोड़ा नमक। आप ये बनाकर देखिए, आपको अच्छा लगे तो मुझे मैसेज कर दिए। आजकल लोगों में देखने को मिल रहा है कि नींद बिल्कुल उनको, वो बोलते हैं कि मुझे नींद नहीं आती। और इसके काफ़ी लोगों को स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए क्या डाइट होनी चाहिए और क्या आप सजेशन दोगे? देखिए, डाइट से ज़्यादा हमें हमारी लाइफ़स्टाइल पे काम करना है इसके लिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, एक परफेक्ट जीवन जीने के 4 पिलर्स होते हैं, डाइट, एक्सरसाइज़ यानी कि आपका एक्टिविटी, आपका स्ट्रेस लेवल और आपका स्लीप साइकिल। अगर आपको वेट लॉस करना है, तो भी स्लीप उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो स्लीप को समझते हैं। पहली बात तो जो हमारी बॉडी का सर्कैडियन रिदम होता है या हार्मोन सिक्रेशन है, बॉडी उसको टाइमली ही रिलीज़ करती है। आजकल लोगों ने कैसा बना लिया है कि वो 1-2 बजे तक काम कर रहे हैं और सुबह 10 बजे तक उठ रहे हैं। अगर आपने ऐसा 15 से 20 दिन कर लिया, तो आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं कि मैडम सब कुछ करके देख लिया बट नींद नहीं आती। मैं उन्हें इनिशियली एक ही बात बोलती हूँ, कोई दवाई नहीं लेनी, कुछ नहीं करना। आप 3 दिन सुबह 5:30 या 6 बजे उठकर देखो। 3 दिन के बाद आपका स्लीप साइकिल अपने आप एडजस्ट हो जाएगा और आपको रात को जल्दी नींद आने लगेगी। फिर हमें सोशल मीडिया को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा सोने से पहले। आपको पता ही है ब्लू लाइट तो आपकी नींद ख़राब करती ही है, हिंडर करती है उसमें वो, है ना? तो सोशल मीडिया यानी कि फ़ोन को अपने रूम में लेकर ही मत जाओ, या तो उसको बाहर रख के जाओ, ठीक है? और फिर सोने जाओ, ठीक है? और अगर नींद फिर भी नहीं आ रही, तो आप पूरे दिन से अपने आप के थॉट्स को ब्रेक करने के लिए ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। काउंट योर ब्रीथ। जैसे आप बेड पर गए, आपने अपनी आइज़ बंद करो, चाहे खोलकर भी कर सकते हो। अपनी ब्रीथ को काउंट करो। अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हो। आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे ये नींद के म्यूज़िक भी अलग से है, स्लीप म्यूज़िक, उसको सुनते हुए सो सकते हो। और एक ड्रिंक जैसे कि जो नटमग हो गया, जायफल, जायफल पानी में उबाल लो, उसमें कुछ केसर की कलियाँ डाल लो और वो ड्रिंक आप पीकर सो, आपको अच्छी नींद आएगी। और चाय कॉफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, चाय कॉफ़ी सोने से पहले बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। आप जानते ही हैं कि वो हमें बल्कि जगाने का काम करती है। यानी कि आप आलसी हो, लेज़ी हो, तो हम कहते हैं कि एक चाय या एक कॉफ़ी पी लेते हैं। तो हम सोने से पहले कैसे सोच सकते हैं कि हम चाय और कॉफ़ी पी के सो रहे हैं? तो सबसे लास्ट में मैम, एक अगर मैं कहूँ मेरी थाली कैसी होनी चाहिए? तो उसमें 5 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पहला हम कह सकते हैं कार्ब्स। कार्ब्स में हमें स्मार्ट बनना है। जैसे हम लोग सिर्फ रोटी और राइस पे रहना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, कार्ब्स की साइक्लिंग करनी चाहिए। विंटर है, बाजरा खाओ, रागी खाओ, ज्वार भी खा सकते हो और गेहूँ भी खा सकते हो। तो आप उसको साइकिल में खाओ। फिर आप थोड़ा छोटा अनाज, मिलेट्स भी ऐड कर सकते हो। जैसे रागी का भी दाना मिलता है, उसका उपमा बना लो। कुटकी मिलता है, उसका उपमा बना लो। फिर हम आ जाते हैं प्रोटीन पे। तो हमें कंप्लीट प्रोटीन खाने की तरफ टारगेट करना चाहिए। तो आपकी प्लेट में पनीर हो गया या फिर दाल चना राजमा हो गया, एग हो गया, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन की तरफ भी जा सकते हो। फिर हेल्दी फैट ऐड करने हैं हमारी डाइट में मिनिमम क्वांटिटी में। उसमें घी हम ऐड कर सकते हैं। घी को हमें अपनी थाली से गायब नहीं करना है, ठीक है? और फाइबर हो गया, तो एक प्लेट हमारा सैलेड का हो गया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, कलरफुल वेजिटेबल।
और वैरायटी ऑफ वेजिटेबल। लोग क्या करते हैं, 4 और 5 तरह की सब्जियां ही खाना पसंद करते हैं। तो मैं उनको कहूँगी आपको उनको वैरायटी में ऐड करना चाहिए। और कलरफुल वेजिटेबल, यानी कि कुछ वेजिटेबल जो कटने के बाद भी कलरफुल है, या कुछ फ्रूट जो कटने के बाद भी उनका रंग कलरफुल है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो हमें ऐड करना चाहिए। यानी कि 5 चीज़ें हुई, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, फैट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है? तो इन पाँचों चीज़ों को हमें मिलाकर अपनी एक थाली बनानी चाहिए। इसको आप ऐसा याद कर सकते हो कि माय प्लेट माय रूल। आप कहीं पर भी जाते हो, आप कहते हो कि उसने फ़ोर्स किया, दोस्त ने फ़ोर्स किया, रिश्तेदार ने फ़ोर्स किया, लेकिन आप अपनी प्लेट में क्या डालोगे ये आपके हाथ में है। जब आप रोकना शुरू करोगे तभी सामने वाला रुकना शुरू होगा। तो आप ये डिसाइड करो कि क्या मेरी प्लेट में फाइबर आ गया, सैलेड आ गया? क्या मैंने वेजिटेबल डाल ली? क्या मैंने प्रोटीन डाल लिया? या मैंने कर्ड, लस्सी डालना चाहें तो क्या मैंने ले लिया? फिर इन सब चीज़ों के बाद अगर आपको 3 रोटी की ज़रूरत पड़ती थी तो 2 की पड़ेगी, 2 की पड़ती थी तो 1 की पड़ेगी। लेकिन कार्ब्स वैरायटी में इन सब चीज़ों में भी है और रोटी से भी हमें मिल रहा है। तो लास्ट में मैम एक चीज़ और है, अगर नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया में हमारे यहाँ पे रोटी वीट प्रोडक्ट ज़्यादा चलते हैं, और साउथ इंडिया में राइस से बनी हुई चीज़ें जैसे कि इडली हो गया, सांबर। अप्पम, इडियप्पम, पुट्टू। यस। हाँ, यस, दीज़ ऑल आर राइस प्रोडक्ट। किन का फूड ज़्यादा अच्छा बोलते हो आप? देखिए, फूड मैं पहले भी कहती हूँ कि कोई भी फूड अच्छा बुरा नहीं होता, उनका कॉम्बिनेशन कैसा करना है वो हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। इंडियन डाइट की तो ये नॉर्थ की तो हम बात कर ही रहे हैं कि अगर रोटी खा रहे हो या चावल खा रहे हो तो उसको कंबाइन करो। ऐसे नहीं खाना कि खाली चावल चावल खा लिया या रोटी दही खा लिया, ऐसे नहीं खाना। और अगर मैं साउथ साइड की बात करूँ तो वो लोग भी सांभर सर्व करते हैं। तो सांभर एक दाल है, फिर वो कोकोनट चटनी देते हैं, या फिर वो जो तड़का है उसमें वो वैरायटी ऑफ दाल, उड़द दाल, चना दाल ऐड करने की कोशिश करते हैं, या एक पीनट चटनी भी बनती है। तो उन सब के पीछे पर्पज़ यही होता है, पीनट इज़ प्रोटीन सोर्स। तो उन सब के पीछे पर्पज़ यही होता है कि हम थोड़ा-थोड़ा प्रोटीन कहीं-कहीं से डाइट में ऐड कर दें। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम रोटी ज़्यादा खाएँगे और बाकी चीज़ें कम खा रहे हैं। तो हमें उसको चेंज करना है। तो थैंक यू मैम, मेरे जो भी डाउट्स थे आपने वो भी सब क्लियर कर दिए, और मुझे लगता है जो हमारी ऑडियंस है उन सब के भी डाउट्स आज सब क्लियर हो गए होंगे। तो आपका आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू अमन जी। मैं आई होप कि ये सेशन आप सबके लिए अवेकनिंग रहेगा और आपको अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच।